स्वाद में जौनपुर की इमरती, नौकरशाही में जौनपुर के अफसर और राजनीति में जौनपुर के धनंजय सिंह, ये तीन चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं। इमरती खानी है तो आप खुद आइए, नौकरशाही को समझना है तो आप उन अफसरों से समझिए जो इस छोटे से जिले से अधिकारी बन गए। लेकिन आज जौनपुर की जो तीसरी चीज प्रसिद्ध है वो है धनंजय सिंह, हमारे साथ बात करने के लिए। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। 5 मार्च से 1 मई 2024 पूरे 56 दिन जेल में बिताने पड़े। जेल से बाहर निकले, क्या था ऐसा मामला जिसकी वजह से इस सरकार में आपको जेल पहले भी जाना पड़ा उस केस में और उसके बाद सजा तक हो गई? कैसे हुआ ये पूरा प्रकरण फर्जी प्रकरण था। एक यहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा था, एसटीपी बननी थी और उसमें क्वालिटी को लेके बड़ी शिकायत आ रही थी। तो हमारे यहां सभासद और जनरल पब्लिक भी आके हमसे शिकायत की। हमने उस पर जल निगम के इंजीनियर्स, कंपनी के लोगों से बात की कि भाई ये शिकायतें हैं, आप लोग इसको सॉर्ट। उसके इस सिलसिले में वो लोग हमारे पास 2-3 बार आए थे, फिर भी शिकायत नहीं हो रही थी। तो हमने कहा थोड़ा ट्रांसपेरेंसी से सारी चीजें अपने यहाँ लिख के टांग दो कि हाँ क्या कैसे है, किस तरीके से काम चल रहा है, कहाँ कहाँ पे है और उसमें किस तरीके के आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अपना वो कर दो, ताकि लोगों की शिकायतें दूर हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है उस मामले में किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट था यहां पर। किसका? अब किसका हो सकता है? सत्तारूढ़ दल का हो सकता है, जो उसमें उस समय तत्कालीन विभागीय मंत्री रहे होंगे, उनका रहा होगा। तो आनंद फानंद मेरे ऊपर 10:30 बजे रात को मुकदमा कायम कर दिया गया। अपहरण, पता नहीं क्या क्या, रंगदारी क्या क्या। यही कमरा थे, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। अच्छा, इसी कमरे में? इसी कमरे में, जैसे हम आप बात कर रहे हैं ऐसे वो भी बात कर रहे थे। अब उसमें और 3 घंटे के अंदर गिरफ्तारी, इतनी त्वरित कार्रवाई, तो जैसे लग रहा था कोई आतंकवादी घटना घट गई हो। और उसी मामले में मुझे सजा भी करा दी गई। तो कहां पे देखते हैं कि ये मतलब आप समझने में, क्योंकि मुझे तो इस बात का लगा कि आज फिर जनप्रतिनिधि जो है जनता की समस्या सुनेगा ही नहीं, उस पर आवाज ही नहीं उठाएगा। ये तो आवाज को दबा देने की बात हुई ना। लोग बोलेंगे, लोकतंत्र में क्या लोग बोलना बंद कर देंगे? गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर देंगे? ये तो एक अजीब सा प्रेसिडेंस स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो बीजेपी सरकार, मौजूदा सरकार कहती है कि कानून का राज। उत्तर प्रदेश में तो खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जितना मैंने आपके बारे में जाना समझा, आपकी आइडियोलॉजी या कहा जाए कि झुकाव भी बीजेपी से बहुत कुछ मेल खाता है। 16 साल की उम्र में आप राम मंदिर आंदोलन में शामिल हुए, फिर उसके बाद आप लगातार, आपकी आइडियोलॉजी इसी हिसाब से थी। लेकिन फिर इस सरकार में क्या हुआ कि आपकी बात, आप जनप्रतिनिधि, विधायक रहे, सांसद रहे, फिर आपकी बात नजरअंदाज की गई? नहीं संतोष जी, मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि इस देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी होने का मतलब नहीं कि वो भाजपाई है। पहली चीज, एक नैरेटिव गढ़ दिया गया, हम राम की पूजा करें या कृष्ण की पूजा करें तो हम भाजपाई हैं, ऐसा नहीं है। आस्था प्रत्येक हिंदू की अपनी आस्था है, उस पर वो कायम है और रहेगा। हम भगवा गमछा डाल लें ऊपर तो हम भाजपाई हो जाएंगे? रंग थोड़ी भाजपाई हो जाएगा। तो ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है ये गलत है। आपको इस मामले में जब ये शुरुआत हुआ तो इसमें जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें तो एफआईआर लग गई, फिर दोबारा पुनर्विवेचना हुई, उसके बाद सबूत इकट्ठा हुए, फिर केस में चला। तो क्या जिस दिन 5 मार्च को जब आपको बुलाया गया उसमें आपको इल्म था कि आज क्या होने वाला? कुछ ऐसा अंदेशा था कि कोई अंदेशा नहीं था इस तरीके का, ना कोई ऐसी बात थी। उस दिन कोर्ट भी बंद थी, हमको कहा गया कि आपको कोर्ट में अपियर होना है, तो हम तो कोर्ट का ऑनर करते हैं, हम आके अपियर हुए और इस तरीके का वर्डिक्ट सुनाया गया। तो चलिए, कोर्ट ने सुनाया तो हमने कोई बात नहीं की उस पर। ठीक है, हमारे यहाँ तमाम कोर्टें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट करेगी तो सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ। तो ऐसा थोड़ी है कि न्याय के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आपको जेल जिस दिन 5 मार्च को आपको जब जेल भेजा गया, ये इत्तेफाक था, राजनीतिक इत्तेफाक की, उससे 1-2 दिन पहले बीजेपी ने यहां से कृपाशंकर सिंह को उतारा
और आपने अपनी नाराजगी या कहा जाए कि जौनपुर के लिए आपने कहा कि लड़ेगा जौनपुर, बढ़ेगा जौनपुर, कहीं उसका इससे नाता तो नहीं पॉलिटिकल? कोई नाराजगी, पहली चीज है नाराजगी। हमें उभर एक दिन से नहीं रहा था। हम यहाँ निरंतर राजनीति कर रहे हैं। पिछले 25 सालों से मेरी राजनीति इस जिले में चल रही है। और जब मैं 2002 में पहली बार विधायक बना था, तब भी कृपा शंकर सिंह गृहराज मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस से, और अपने एक रिश्तेदार को चुनाव भी मेरे खिलाफ लड़ाए थे। मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा था, वो कांग्रेस से लड़ाए थे, अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे, वो यहीं टिके थे 1 महीना तक। तो मैं तब भी मैं उनकी स्थिति को जानता हूँ, राजनीतिक पकड़ को, स्थिति को। 2005 में उनके भतीजे को मैं जिला पंचायत सदस्य जितवाया। अभी इस बार अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने, तो अपने भतीजे को ब्लॉक प्रमुख लड़वाना चाहते थे। बीडीसी 500 से अधिक वोटों से उनका भतीजा हार गया चुनाव। ब्लॉक प्रमुख बनने की बात छोड़िए। और मेरा जहां तक राजनीति का सवाल है, हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, राजनीति करते हैं। हम असेंबली की राजनीति करते थे, हम लगातार चुनाव लड़ते आए हैं, और हमेशा हमारा असेंबली हमारा वोट बढ़ा है। और हमारे खिलाफ 2 बार भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाई। बाई इलेक्शन था जब 2020 में तब, और 2022 में जब जनरल इलेक्शन था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बची हमारे खिलाफ। तो ये 2000 जो अभी जो कुछ हुआ, ये बीजेपी से टकराने का खामियाजा भुगत रहे हैं कि जिस मामले में देखिए, जिस मामले देखिए, हाँ, जब मैं पहली बार जेल गया तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि उस समय जो भ्रष्टाचार का मामला उठाया था, तो जो सरकार होती है आरोप तो उसी के ऊपर लगता है, जो मंत्री होता है आरोप उसी के ऊपर लगता है। तो मसला यही था। उस समय तो मैं नाम लेके कहा था, ऐसा तो बार बार नाम लेना उचित नहीं है। जब उस समय घटना घटी, बिल्कुल उसी समय मैंने नाम लेके कहा था। हम लोग कोई किसी चीज को पीछे नहीं हटते हैं। अगर गलत था तो मानहानि का दावा करते मेरे खिलाफ, लेकिन बात ये थी ना, वही मसला विधान परिषद की समिति में उठा, और विधान परिषद की समिति ने यहाँ पर डीएम को जांच दी। डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी यहाँ पर। उस कमेटी ने उसमें एडवर्स रिपोर्ट दिया, उस कंपनी के यहाँ गुणवत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है। तो हमारी बात तो पुष्ट होती है ना। लेकिन आपको पुलिस ने चार्जशीट कर दिया, चार्जशीट करने के ठीक है, सजा भी हो गई, तो इसीलिए तो सारा कुछ मामला गड़बड़ा गया। बीजेपी से टकराने का ये मामला बिगड़ा कृपा शंकर सिंह के, देखिए न्यायपालिका के मामले, बीजेपी का देखिए न्यायपालिका का मामला है। इससे न्यायपालिका के मामला में हम किसी ऐसी बात नहीं करेंगे। कोई चीज सब जुडिश हो, उस पर न बयान दिए जाए तो ज्यादा अच्छा है। जब तक ये पुलिस के हाथ में थी बात, मैं एकदम एलानिया कहता था कि सत्तारूढ़ दल के लोगों की इसमें मिली भगत से हुआ है, तब तक की बात थी। अब कोर्ट हाई कोर्ट में प्रकरण है, अपील हमारी स्वीकार हुई है, अब उस पर न बात करें तो बेहतर है। आपकी पुलिस में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जब इस मामले का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके तमाम लोग मित्र हैं, तो क्या उस समय पर नहीं लगा कि इन्वेस्टिगेशन गलत हो रही है और गलत दिशा में जा रही है, आपको फंसाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि पहली बार एफआईआर लग गया, उसके बाद चार्जशीट की तरफ जाने लगी, तो यह चार्जशीट दाखिल हो गई। पता भी नहीं चला, एफआईआर का तो पता चला था एफआईआर लग गई थी, और उसके बाद जो है कब चार्जशीट लग गई मुझे, तब तक हम लोग बाई इलेक्शन में बिजी रहे। उसी दौरान चार्जशीट वार्जशीट लगा के सब लोगों ने, उनको अवसर मिला होगा, लोगों ने किया होगा। मैं बाई इलेक्शन लड़ रहा था, उस समय भी ये लोग प्रयास कर रहे थे मैं बाई इलेक्शन न लड़ूं। अरे भाई, राजनीति कर रहे हैं हम, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या? जनता के बीच में जनता काम करते हैं, तो जब लोकतंत्र का तो महापर्व है ना, इसमें आदमी चुनाव नहीं लड़ करेगा क्या, ये बताइए राजनीतिक व्यक्ति। आप जेडीयू के महासचिव अभी भी हैं जेडीयू से? नहीं, अब नहीं है, इस्तीफा लल्लन जी के साथ हमने छोड़ दिया था। लल्लन जी जब होके, तो उसी समय जब हम यहाँ पे हुआ कि जब सीट नहीं मिल रही है, उस समय हमने प्रणाम किया, हमने कहा कि मुझे निवृत्त करिए ताकि हम जाके चुनाव लड़े। जब जेडीयू छोड़ा तो बीजेपी की तरफ कोशिश नहीं की कि बीजेपी आप नहीं लोकल कहते नहीं, हमारी इंडिपेंडेंट ही तैयारी थी। मैं अपनी तैयारी जो तक मेरी खुद की पत्नी भी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जब मेरी तैयारी चल रही तो मैं इंडिपेंडेंट ही तैयारी कर रहा था अपने 5 विधानसभा। हमारा बहुत ठीक काम चल रहा था। उस समय क्या लग रहा था कि कोई टिकट नहीं देगा इसलिए निर्दलीय की आपने? नहीं, हम अपना नहीं, हमने कोशिश जब देखिए नहीं, जरूरत की बात नहीं। जब मैं जेडीयू में था तो शुरुआती दौर में मुझे लगा जेडीयू इंडिया में गठबंधन में थी, तो लगा कि इंडिया गठबंधन से यहाँ बात बन जाएगी, और हमको एश्योरेंस भी था कि इंडिया गठबंधन यहाँ सीट छोड़ देगी। लेकिन अचानक जेडीयू एनडीए का हिस्सा बन जाती है जनवरी 2024 में। तो फिर अब जब जेडीयू को वहां अपना हिस्सा बिहार में ही नहीं मिला, 17 से 16 पे आ गई, तो यहां कहां से मिलता? तो हमने अपनी रास्ता
एकला चलो की राह हमने पकड़ ली। एकला चलो, फिर उसके बाद आपने अपनी पत्नी को पुरानी पार्टी में वहां पर? नहीं, हमने अपनी पत्नी को नहीं किया। पत्नी को, हमारी पत्नियां जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, तो उनके अप्रोच, उनसे लोग मिलते जुलते रहते हैं। तमाम लोग यहाँ पे बीएसपी के तमाम हमारे पुराने साथी रहे हैं, तो उन लोगों ने अप्रोच करके उनसे बात, उन्होंने मुझसे सहमति मांगी, उन्होंने बात किया इस तरीके का। हमने कहा अगर ऐसी बात है तो आप मिलिए, बात करिए बहन जी से, देखिए क्या निर्णय होता है। उसमें फिर उनको जिम्मेदारी मिली लड़ने की, तो लड़ रही चुनाव। अच्छा, अचानक से आपकी जेल बदल दी गई, ये जेल बदलने के पीछे भी कोई कहानी है कि आप वहां पे जौनपुर जेल में रह करके यहाँ पे चुनावी मैनेजमेंट कर रहे थे, उनको लगा कि आपकी जेल बदल दी जाएगी, दूर बरेली जेल भेज दिया गया, तो ये इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? अच्छा, ये बताइए, अगर चुनावी मैनेजमेंट में कर रहा था तो इलेक्शन कमीशन इंटरवीन करता है इसमें? हमको तो शासन ने बदल दिया यहाँ से। यहाँ के कैंडिडेट को तकलीफ थी, इसलिए हमको यहाँ से हुआ क्या, उसी दिन हाईकोर्ट से डिसीजन भी आना था और लोगों को मालूम था कि हम लगभग 5 महीने से अधिक समय मेरा जेल बीत गया था और 7 साल की सजा थी, बेल हमको मिल सकती, ऐसा लोगों को अंदेशा था। तो लोगों को लगा कि हम 2 दिन और जेल रह लेंगे, बरेली जाएगा, यहाँ से रिहाई होगी, रमन्ना जाए, तमाम टाइम लग जाता उसमें 2 दिन का। तो वही हुआ। अगर मैं यहाँ रहता तो मैं मंडे को छूट जाता, उसके बजाय मैं वेडनेसडे को छूटा, 2 दिन और लॉस हुआ। तो जब चुनाव में एक एक दिन का, जहां एक एक घंटे, एक एक मिनट का समय का सवाल हो, तो वहां विपक्षी लोग प्रयास करते ही हैं। आपने अभी कहा कि और सत्तारूढ़ दल के जो कैंडिडेट हैं उनका वो नकारात्मक चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सारी ऊर्जा इसी पे लगी हुई है कि हम कहां से, मेरा कहां से नुकसान हो जाए, रादर देन के अपना चुनाव लड़ो। आप एक बड़े दल के, वो आपके दल के देश में सरकार चल रही, प्रदेश में सरकार चल रही, लड़ो चुनाव जनता के बीच आको। कुछ मुद्दे तो है नहीं आपके अपने। यहाँ देखिए बहुत लोकलाइज चुनाव है जौनपुर का, और देश में क्या चल रहा नहीं, लेकिन मैं जौनपुर की बात जो कर रहा हूँ, बहुत लोकलाइज चुनाव है और पब्लिक कंसर्न इस चुनाव से, और बहुत भावनात्मक चुनाव भी है। लोगों को लग रहा है कि हम पब्लिक ठगी हुई महसूस की है 10 सालों में, तो उसको लगता है कि नहीं, इस बार हम लोग ठगे नहीं जाएंगे। इस बार जो हमारे बीच में हमारे साथ रहता है, हमारे हर समस्या के बीच में हमारे साथ जूझता है, लड़ता है हमारे लिए, हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। ये सवाल यहाँ पर इस बार खड़ा हुआ, इससे सब बौखलाए हुए हैं। लेकिन कृपाशंकर सिंह भी तो जौनपुर के ही हैं, वो भी तो यहाँ के ही हैं, तो उनको इसका फायदा क्यों नहीं मिलेगा? वो तो उन्हीं से पूछे कब रहे हैं, क्या किए, मैं तो उस पर नहीं जवाब दूंगा। आप जौनपुर के हैं तो यहाँ से मतलब मैं तो यही जानता हूँ, ऐसा नहीं, हमारे संबंध भी रहे हैं। हाँ, लोकतंत्र बिल्कुल वो नकार, जैसे वो भाजपा का टिकट पा गए तो वो नकारते हैं, लेकिन हमारे संबंध रहे हैं। वो भी हमारे घर आते जाते रहे, उनके घर आता जाता रहा हूँ, हमारे कार्य प्रयोजन वो आए हैं, हम उनके यहाँ जाते रहे हैं, उनके कहने पर उनके गांव में तमाम काम कराए हैं, बहुत से हैंडपंप पे गड़वाई है विधायक रहते हुए, उनके घर तालाब उनका बनवाया, रोड बनवाई है, लाइट से लगवाई है, जो भी उन्होंने जो कहा हमने किया है। एक वो हमारे क्षेत्र हमारे मतदाता भी हैं, तो हम इस आधार पर हमने उनके बहुत से उस किए हैं, ऐसा विषय नहीं है। अब लेकिन राजनीति इस तरीति की हो गई है। भाजपा के टिकट ने आपके रिश्ते खराब कर दिए दोनों के टिकट की वजह से? नहीं, कभी नहीं। हाँ, रिश्ते, राजनीति और रिश्ते अलग अलग हैं। तो अभी भी आप राजनीति भाई जहां भी मिलोगे तो प्रणाम दुआ बंदगी तो होगी ना, वो तो संस्कार हम लोग नहीं तो भूल जाएंगे। वो हो सकता है उनके लिए दिक्कत हो, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम और पारस जी आमने सामने चुनाव लड़ते थे, हम लोग चुनाव प्रचार में साथ मिल जाते थे, एक दूसरे से नमस्कार करते थे, कहते थे भाई चलिए, वो हमको शुभकामना देते, हम उनको देते थे। तो लोकतंत्र एक स्वस्थ लोकतंत्र ही होता है। नहीं, आप स्वस्थ, लेकिन वो मुंबई से आए, अपनी राजनीति को वहां पे छोड़ करके, पूरी राजनीतिक विरासत छोड़ करके अपने घर आए, और आप टिकने ही नहीं दे रहे उनको। घर तो मुंबई में कई तो बना लिए, यहाँ थोड़ी बने, यहाँ तो अभी नहीं। तो वो कहते हैं कि मैं जौनपुर का बेटा, मैं यहीं का हूँ। हम कब इससे इनकार कर रहे हैं? तो फिर जाने की जरूरत क्या थी? यहीं रहे हो तो हमारे जन्म से पहले ही चले गए थे मुंबई। और मैं एक दिन इंटरव्यू सुन रहा था, कह रहे थे मैं 71 में जौनपुर चला गया, जौनपुर से मुंबई चला गया था, तब तो हम लोग जन्म भी नहीं लिए थे। तो फिर आने की क्या जरूरत है? जब इतना साल आपने लगभग 53-54 साल मुंबई में बिता दिया, तो जहां आप रह रहे, जो आपकी कर्म भूमि है, वहीं रहते। जन्मभूमि बहुत से लोग हैं, धरती वीरों से खाली थोड़ी है यहाँ पर। अरे उनके घर के भी बहुत से लोग थे, उन्हीं को इस्तेमाल करते। जैसे एक बार अपने भतीजे को जिला पंचायत अध्यक्ष बना रहे थे, हमसे कहे, नहीं तो मैं जिला पंचायत अध्यक्ष 2005 में हम बनवा लिए होते, अपना इनके वजह से छोड़ दिए थे। इनके भतीजे को मैंने जिला पंचायत सदस्य बनवाया,
और उसके बाद ये चुनाव नहीं लड़े और यहाँ से ड्रॉप बैक करके भाग गए। ये एहसान याद नहीं, ये कोई एहसान नहीं है। देखिए, जब संबंध होते हैं तो हम एक दूसरे के लिए करते हैं, उसमें एहसान की कोई बात नहीं होती। याद दिला कोई जरूरत इसकी कोई जरूरत नहीं इसकी। ये कोई करना भी नहीं चाहिए, न मैं इसको करता हूं। राजनीति है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम अपनी राजनीति, वो अपने दल की कर रहे हैं और हम अपनी राजनीति करते हैं। इंडिपेंडेंट मैं कर रहा था, पत्नी मेरी बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही हैं, मैं उनके सहयोगी के रूप में हूं। अच्छा, आपकी पत्नी जब आपको जेल बदली गई आपकी, तो उस समय पे शीतला जी ने बयान दिया कि मेरे पति की जान को खतरा है। क्या ऐसा है? ऐसा देखिए, बहुत इस एटमॉस्फेयर को उनकी बहुत जानकारी नहीं थी। स्वाभाविक सी बात है, मेरी ही पत्नी नहीं, अगर आप ऐसी स्थिति में होते, अचानक कोई बिना वजह की आप जेल में होते, आपकी जेल बदली जाए और आपके तमाम शत्रु हों, तो आपकी पत्नी को भी चिंतित होगी, लाजमी सी बात है। कोई भी महिला अपने सुहाग के लिए चिंतित होती है, सामान्य सी प्रक्रिया है ये। बहुत क्या इस चिंता के पीछे जो उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों कुछ सालों में जो घटनाएं हुई, वो भी एक जिम्मेदार थी? वो चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं एक और वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती, तो ऐसा नहीं कि अवेयर नहीं होंगी, तो क्या वो घटनाएं भी जिम्मेदार हैं कि उनके दिमाग में, जहन में? ये तो मैंने उनसे बात नहीं की। जिस उसमें कहा होगा उन्होंने, जो भाव उस समय समझ में आया होगा, एक जो महिला का अपना एक भाव होता है, वो उसमें भावनात्मक रूप से जो भी बातें कही हैं वो उनके भाव रहे होंगे, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, आइडियोलॉजी है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीब बताती है। मैं आपसे पूछूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे मुख्यमंत्री है? पहली चीज आपको बताएं, आप गलत उसमें जा रहे हैं। हम लोग राजनीति की शुरुआत अपने छात्र जीवन से शुरू की तो चंद्रशेखर जी के साथ शुरू किए थे, और चंद्रशेखर जी ने अपने आगे से टाइटल हटा दिया था। चंद्रशेखर सिंह नहीं लिखते थे, केवल चंद्रशेखर लिखते थे। तो हम लोग वही राजनीति कर रहे हैं। हम न जात की राजनीति करते हैं, न धर्म की राजनीति करते हैं। हम लोग समाज को बेहतर बनाने की राजनीति करते हैं और प्रत्येक नागरिक को, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस देश का नागरिक समझ के उसके साथ समान व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। मौजूदा समय में आपने कहा कि सभी से समभाव, सभी से जाति धर्म की राजनीति हम नहीं करते। मौजूदा समय में जो राजनीति है, और इस समय लोकसभा चुनाव के दौरान तो बहुत ज्यादा पूरे नेशनल से, चूंकि आप एमपी भी रहे हैं और विधायक भी रहे, और 26 साल 4 महीने की उम्र में आप विधायक हुए, 2009 में आप बीएसपी के सांसद हुए, तो और आप राजनीति में बहुत सक्रिय भी रहे। मौजूदा समय में जो राजनीति है, क्या लग रहा है कि समाज के लिए बेहतर है जिस तरीके से भेदभाव हिंदू मुस्लिम इस तरीके से किया जा रहा है? वो कौन कर रहा है इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन समाज के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति पिछले 4 दशकों से, आज की बात नहीं है, पिछले 4 दशकों से राजनीति में ये पतन हुआ है। जाति धर्म की राजनीति, क्षेत्रीयता की राजनीति बहुत तेजी से प्रभावी हुई है। तो आज कोई नया सवाल नहीं है। जब चला आ रहा है तो वो रूप धीरे धीरे, जब एक शुरुआत हो गई तो रूप धीरे धीरे विकृत ही होता है, और आवश्यकता है कि उसको सुधार की। और सभी जो लोग जिम्मेदार पदों पे हैं इस देश में, चाहे जिस भी दल के लोग हों, सबको प्रयास करना चाहिए कि राजनीति एक अच्छी दिशा में चले और हमारा देश किस तरीके से सशक्त और मजबूत हो, आर्थिक मोर्चे पे मजबूत हो, सैन्य मोर्चे पे मजबूत हो। क्योंकि हमारे जितने बॉर्डर्स हैं, आप देखेंगे हम लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं सभी बॉर्डर पे, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, इवन बर्मा पे भी है। तो हर तरीके से भारत के लिए समस्या है। तो हम किस तरीके से अपने देश को मजबूत करें, अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करें, आर्थिक रूप से मजबूत करें, ये हमारे लिए चुनौती है। उस पर हम सब लोगों को समान रूप से ध्यान देके काम करने की आवश्यकता है, रादर देन कि हम सभी लोग सत्ता को इन प्रकार से प्राप्त करें, इससे बचा जाए। आपके साथ आपने भ्रष्टाचार को उजागर किया, एफआईआर हो गई, रात में अरेस्टिंग हो गई, आपको अपनी बात, आपने जो भ्रष्टाचार उजागर किया उसको एक्सेप्ट न करके जो अन्याय हुआ, और उसके बाद आपको चुनाव से न लड़ने के लिए भी कोशिशें हुई। तो इसके लिए कहीं आपने प्लेटफॉर्म पे, किसी उचित प्लेटफॉर्म पे, मुख्यमंत्री आप चूंकि जनप्रतिनिधि रहे हैं, आपने ये बात नहीं रखी कि ये अन्याय हो रहा है, मैं तो भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं और उल्टा मेरे ऊपर कभी ये बात कोई न्यायपालिका थोड़ी है मैं किसी से जाऊंगा गुहार लगाने। मैं इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर रहा हूं। आप मीडिया के साथी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, आपसे कह रहा हूं अन्याय हुआ है तो यही और आपके माध्यम से पब्लिक जान रही कि अन्याय हुआ है।
तो हमें किसी कोर्ट में जाके थोड़ी कहना इसके लिए गुहार लगानी है। जनता के लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, और जनता समझ रही है मेरे साथ अन्याय हुआ कौन किया है, उसका जवाब जनता देगी। अच्छा, ये जो आपका मतलब कहा जाए कि अपनी बात पे अड़ा रहना कई बार आपको राजनीतिक नुकसान कर गया, मायावती से भी व्यापार तो कर नहीं रहे हैं फायदे नुकसान के लिए, व्यापार तो कर नहीं, व्यापार तो है नहीं, राजनीति है। हम लोग छात्र जीवन से राजनीति में आए हैं और नफा नुकसान की तो राजनीति कर नहीं रहे, वैचारिक राजनीति करते हैं और मुद्दे पे टकराहट भी होती है। और लोकतंत्र में सहमति और सहमति अत्यंत आवश्यक भी है। सहमति असहमति से लोकतंत्र मजबूत होता है। धनंजय सिंह 2002 में विधायक बने, 2009 में सांसद, और 2009 से 2024 15 साल हो गया, कोई चुनाव नहीं जीते। लेकिन इस 15 साल के दौरान जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह को नजरअंदाज कर पाने की हिमाकत कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाया। क्या धनंजय सिंह की ऐसी ताकत नहीं, है? हिम्मत हिमाकत गलत शब्द है, लोकतंत्र के लिए अच्छा शब्द नहीं है ये। कोई राजनीतिक दल आपको नजरअंदाज करके जहां पे राजनीति नहीं कर पाया है। लेकिन देखिए हम आज भी देखिए आपने बीजेपी को फंसा दिया, बीजेपी का हमने देखिए हम किसी को न फंसाए न किसी को उबारे हैं, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। देश में 543 सीट है ना, सब तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ना, सब कांग्रेस जीती रही यहाँ पे कभी, तो सब लोग अपनी अपनी राजनीति करते ही है ना। और भारतीय जनता पार्टी को तो ओम प्रकाश राजभर से और संजय निषाद जी से भी समझौता करना पड़ा है, अनुप्रिया जी से भी समझौता किया है, अभी तमाम दलों से कांग्रेस जाके समझौता कर रही छोटे छोटे दलों से। तो राष्ट्रीय दल होने के बाद भी लोगों को समझौते करने पड़ रहे हैं ना। तो हम लोग भी अपनी राजनीति तो अपनी छोटी सी, हमारी तो बहुत छोटी सी राजनीति है, अपने जिले की राजनीति है, जिले के लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं हम लोग। लेकिन हम अपने लोगों के लिए लड़ जाते हैं बड़े लोगों से। नहीं, लड़ नहीं जाते, हम अपनी बात कहते हैं। कोई लोकतंत्र में लड़ाई थोड़ी है कि तलवार खींच के लड़ाई हो रही, लाठी वैचारिक बात कहनी चाहिए। हमने कहा ना राजनीति फायदे नुकसान के लिए तो कर नहीं रहे हैं, व्यापार तो है नहीं ना, इसमें मुनाफा देखेंगे, फायदा देखेंगे। अगर हम अपनी बात भी न कह सके लोकतंत्र में, फिर राजनीति करने का राइट टू जो स्पीच हमको वो भी न कर पाए हम, तो फिर कहने मतलब क्या रह गया। अच्छा, आप जब जेल में थे तो श्रीकला जी बहुत मतलब पहले से चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष थी तो वो बहुत सक्रिय थी, लेकिन आपको लगा कि जेल जाने के बाद उन्होंने आपकी जो टेम्पो था वो बरकरार रखा, बढ़ाया। सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे थे कि आप भले ही जेल में थे, लेकिन जौनपुर को लेकर के, आपको लेकर के एक लगातार जो पूछ से वो हो रही थी, तो कैसे देख रहे थे कि उन्होंने बाकायदा इस टेम्पो को बरकरार रखा? देखिए, तो पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं हमारे जनपद वासियों का, जिन्होंने इस संघर्ष के दौर में भी बहुत अपार मुझे स्नेह और प्यार दिया, और मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी को एकदम बहन बेटी बहू की तरह उन लोगों ने हाथों हाथ लिया, और जिसके लिए मैं इस जनपद का, अपने लोगों का मैं परिवार के रूप में मानता हूं अपने जौनपुर को, और उनका हमेशा ऋणी रहूंगा। आपने एक जब आपको जेल होने, जब आपका टिकट नहीं मिला, तो आपने समाजवादी पार्टी की तरफ भी कोशिश की टिकट लेने की? नहीं, हम लोगों के एक सामान्य शिष्टाचार भेंट हुई अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, बिल्कुल एक शादी में हम लोगों की बोला नहीं ऐसा, जब इंडिया, मैंने कहा ना इंडिया गठबंधन में जब हम लोग थे तो उस दौरान हम लोगों की बात चल रही थी हमारी, निश्चित रूप से तब तो हम गठबंधन के हिस्सा थे हम लोग। ये हो रहा था जेडीयू के कोटे में यहाँ की सीट छूटेगी, तो वो एक बातचीत का सिलसिला तो पहले चल ही रहा था, लेकिन अचानक जेडीयू एनडीए का हिस्सा बनने के बाद वो सिलसिला बंद हो गया था। तो अभी जब आप बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को उतारा तो धनंजय सिंह ने अखिलेश तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। आपने समाजवादी पार्टी से अप्रोच किया क्योंकि वो कांग्रेस और ये कास्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर होता? और नहीं, ऐसी कोई बात, हमने कहा ना जात की राजनीति नहीं करते। अब हमारे यहाँ अभी तो चुनाव, आप आए हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, आप एक दिन जौनपुर में समय दीजिए और जाइए, हर जात के लोगों से मिलिए। इवन यादव, मैं इसीलिए कह रहा, आप जाके यादव बिरादरी में मिलिए, मुस्लिम में मिलिए, हर ब्राह्मण्स में मिलिए, आप क्षत्रियों के यहाँ जाइए, ओबीसीज के यहाँ जाइए, एससीज के यहाँ, सभी के यहाँ जाइए, आपको खुद ब खुद पता चलेगा। कमोबेश हम जगह कहीं कहीं 50% है, कहीं 80% है, कहीं 10% है, लेकिन लोग हमको सब दे रहे हैं। इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंट चुनाव जब जीते थे, किसी का इतना सहयोग था तो किसी का इतना, तो मेरे लिए इतने वाले का भी जो सहयोग है वो मैं इतना ही समझता हूँ, क्योंकि उसने मुझे ये जो नींव मेरी जो मजबूत की, तो उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहता हूं और उसके प्रति मेरा आदर भाव बना रहता है संभव।
आप कह रहे हैं कोई मेरे साथ थोड़ा भी सहयोग करता तो मैं उसके लिए ऋणी रहता हूं, लेकिन कभी आपके दोस्त रहे अभय सिंह, वो तो आपको तमाम चीज आरोप बिल्कुल खुल के विरोधी कह रहे हैं। वो लॉरेंस बिश्नोई से रिश्ते की बात करते हैं, आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। अभी काहे मुड्डो कर रहे हैं आप? अच्छा खासा हम लोग राजनीतिक इंटरव्यू दे रहे हैं। इस विषय पे जरूर चुनाव के बाद हम बताएंगे। अपराधियों ने जो जिस तरीके के वक्तव्य दिए उसका जवाब जरूर दिया जाएगा अपराधियों की बातों का। हाईकोर्ट से जो आपको हुआ है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कब जाएंगे? अपील करेंगे? बिल्कुल। सजा को लेकर के अब चुनाव के बाद जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी हम जाने वाले थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के उसमें मैं देखा सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि राजनीतिक उसमें हम अर्जेंसी में नहीं सुनेंगे, तो फिर हमें जाने कोई औचित्य नहीं था। फिर अर्जेंसी को जब चुनाव के लिए जाना था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने एपेक्स कोर्ट ने कह दिया कि अर्जेंसी में नहीं सुनेंगे पॉलिटिकल इश्यूज को लेके, तो अब फिर हमने ड्रॉप कर दिया उसको। हमने कहा चलते हैं बाद में। आपने एक बात कही कि जब आपकी जेल बदली गई तो उस समय पे एक एक दिन बहुत क्रूशियल था, और अभी तो आपके चुनाव में बहुत टाइम है, तो क्या अभी भी डर 20 है? दिन बचे हैं। अभी भी डर है 20 दिन? जब वहां पे एक एक दिन के लिए आपकी जेल बदली जा रही है, तो 20 दिन में कहीं अभी डर है कि कोई दूसरा बी प्लान कहीं और फंसाने की कोशिश किसी और तरीके से, किसी पुराने केस में कुछ ऐसा? अभी कोई केस बाकी है आपके ऊपर? ऐसा तो नहीं कि पुराना केस जैसे इसमें आपको इल्म नहीं था और अचानक से आ गया? वो तो मामला कोर्ट में चल रहा था। अगर डर ही होता तो चुनाव क्यों लड़ रहे होते हम? इस प्रक्रियाओं से अभी कोई डर की कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरी साजिश में कोई एफआईआर हो रातों रात? देखिए, सत्ता के संघर्ष में सत्ता के साथ जब संघर्ष होता है आपको तो साजिशें होती है। तो यहाँ सत्ता के साथ कोई ऐसा मुझे नहीं लगा सत्ता के साथ कोई संघर्ष हो रहा है, कोई सत्ता उखड़ जा रही इससे। एक चुनाव है एक लोकसभा क्षेत्र का, तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है। और बाकी होने को कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम इनकार भी नहीं कर सकते। एक सवाल बहुत कितनी सच्चाई है ये आप ही बताएंगे, इसीलिए पूछ लेता हूं आप ही से कि कहा जाता है कि आप बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से टकरा गए, उसकी वजह से आप, क्या सच्चाई है? बीजेपी के शीर्ष नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में जब आप नहीं, ऐसा कोई सब लोकल इशू है। ये सब एक नैरेटिव गढ़ा गया है, सब नैरेटिव गढ़ा गया। जैसे क्या है कि छोटे छोटे लोग जो अपनी बात को, जो स्वयं गलतियां करते हैं, अपनी गलती को बचाने के लिए पब्लिक के बीच में, तो बड़े लोगों का नाम ले लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री से मेरा क्या विवाद हो सकता है बताइए? और गृहमंत्री से? गृहमंत्री, भारत सरकार गृहमंत्री बहुत ताकतवर, तो उनसे क्या विवाद हो सकता है मेरा? किस बात का मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा बताइए आप? तो लोगों ने अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए सब बातें। देखिए, एक चीज और हम आपको कहें, जो लोग इस संवैधानिक पदों पे होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी भी दल के हों, उनके प्रति हम लोगों का एक आदर होता है, और उनकी भी जिम्मेदारी है। उनकी भी जिम्मेदारी भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति होती है, सिर्फ अपने दल के प्रति नहीं होती है। जब वो अपने दल के लिए काम कर रहे होते हैं, पार्टी के पदाधिकारी, अगर अभी आप जेपी नड्डा जी की बात करें तो मैं दूसरी बात कहूंगा कि उनको जो भी कहेंगे अपने दल के फायदे के लिए कहेंगे। लेकिन जब एक प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री से मेरी भी उम्मीद रहती है प्रधानमंत्री मेरा अच्छा काम करे, जो उनका स्टेटमेंट है वो कम से कम देश गर्व करे उस पर। ये आपके भी भाव होंगे, हमारे भी भाव होंगे। आप मतलब चूंकि इंडिपेंडेंट राजनीति करते हैं, आपकी नजर में प्रधानमंत्री के लिए सबसे नरेंद्र मोदी को कैसे देखते हैं? कैसे प्रधानमंत्री है? स्पेस देना चाहिए ऑपोजिशन को भी, पूरा स्पेस की जरूरत है। बिल्कुल, ऑपोजिशन को भी स्पेस की जरूरत है राजनीति में। एक आखिरी सवाल, इस बार का चुनाव धनंजय सिंह के लिए कितना अहम है? धनंजय सिंह की साख का चुनाव है या सिर्फ चुनाव है? क्योंकि इसके पीछे, इस बार के चुनाव में आपके पीछे कहा जा रहा है कि एक बड़ी मशीनरी, एक बड़ा, चूंकि अपोजिशन में आपके सामने कृपा शंकर सिंह है, बहुत बड़े आदमी है, मुंबई से आए हैं वो, और आपके जो दूसरे हैं बाबू सिंह कुशवाहा, वो भी बीएसपी में रहे हैं, सरकार में मिनी मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। तो आप लोकल की राजनीति, जौनपुर की राजनीति, और वो दोनों लोग एक महाराष्ट्र से, एक उत्तर प्रदेश के बड़े। हम कृपा पात्र राजनीति नहीं करते हैं, और दोनों लोग कृपा पात्र राजनीति करके आए हैं, चाहे बम्बई हो किए हों, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा जी करते हैं। हम लोग कृपा पात्र राजनीति में नहीं रहे हैं।
हम लोग अपने दम पे अपनी राजनीति करके खड़े हुए हैं। इस बार का चुनाव कितना अहम आपकी? देखिए, मैंने कहा ना, स्थानीय चुनाव है, ये लोकल मुद्दे हैं। पिछले 10 सालों से जौनपुर की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। प्रतिनिधियों ने जितनी उम्मीद थी जो करने की, वो कर नहीं पाए यहाँ पर। और जो एक कनेक्टिविटी होती है पब्लिक के साथ, ठीक है, वो हो सकता है सदन में बहुत कुछ किए हो, नहीं किए हो, वो भी दिखता, लेकिन जो पब्लिक के साथ जो कनेक्टिविटी होती वो उनकी नहीं रही। तो उसकी वजह से पब्लिक एकदम से, हम लोग यहाँ लगातार बने रहे लोगों के बीच में, वो हमारा कनेक्शन पब्लिक के साथ हमेशा बना रहा। हम लोग पॉलिटिक्स में हमेशा बने रहे, चाहे हम ब्लॉक के चुनाव लोगों को लाते रहे, ब्लॉक प्रमुख बनाते रहे, एमएलसी बनाते रहे, तो वो एक राजनीति हमारी चलती रही। कनेक्शन कि आप मुसीबत हो जाते हैं, इसीलिए तो कि जौनपुर में छोड़ते नहीं आप, दूसरे लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो आप फिर मिल जाते हैं। आप कहीं और नहीं जाते हैं, मैं तो यहीं रहता हूं ना, मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मुझे जौनपुर रहना है। नहीं, किसी के लिए दिक्कत नहीं होनी नहीं चाहिए। सबको अपनी अपनी राजनीति, हम किसी को मना थोड़ी कर राजनीति करने के लिए। हम लोग राजनीति करते हैं, हम तमाम चुनाव लड़े हारे, लेकिन हम फिर भी तब से के साथ हमारे संवाद वैसे ही रहते हैं। हम लोग हारते हैं, जीतते हैं, लोकतंत्र है ना ये। हम तो बधाई भी देते हैं, जो हमारे खिलाफ लड़ा, जो मुझे हरा दे, हम उसको बधाई भी देंगे कि भाई ठीक है। हिंदुस्तान में चुनाव हर 2 साल में आता है, तभी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन करने के लिए। अभी लोकसभा खत्म होगा, 27 में विधानसभा, 26 में फिर कोई चुनाव है, तो विधानसभा पंचायतों के चुनाव हैं, 27 में विधानसभा, 28 में एमएलसी, रोज चुनाव ही तो है इस देश में। तो इसको लेके इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। राजनीति को समाज के लिए अच्छा काम करें, हम लोग अच्छे विचार लोगों के बीच में दें, जो भी हमारे स्टेटमेंट हो। हमें एक चीज और हम बताएं आपको संतोष जी, चलिए थोड़ा सीरियस बातें हो जाएं, कि हमें अपने आचरण और व्यक्ति में समानता लानी चाहिए। हम मंच से क्या बोल रहे हैं, उसके अनुरूप मेरा आचरण है कि नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आज की राजनीति में। आचरण आदमी का कुछ और मंच से जो कहने वाली बातें होती हैं, आप बहुत मतलब बड़े परिप्रेक्ष्य में ये बात कह दी। बिल्कुल, बड़े नेताओं के जो कथनी और करनी में अंतर होता है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आचरण और अभिव्यक्ति में समानता, मैंने नहीं कहा ना कथनी में अंतर, मैंने कहा समानता होनी चाहिए। जिस दिन हम इस पे कायम रहेंगे, उस दिन जनता हमें आदर से देखने लगेगी। इस बार वही जनता धनंजय सिंह क्या, हमने कभी जनता के बीच हमने जनता के बीच में कभी झूठ बोला ही नहीं। हम फायदे नुकसान देखते ही नहीं, जो सही बात है वो सामने कह देते हैं। उसका मुझे कहते हैं ना, हमें कोई नुकसान भी झेलना पड़ता है, नहीं कोई बात नहीं, उसको सहज स्वीकार करते हैं, और उसके मुझे फायदे भी होते हैं लोगों से। कोई ऐसा नहीं, इस बार लगेगा कि हाँ, पब्लिक उसी को बाद में एक्सेप्ट करती है। जो तत्काल कोई चीज अगर सही बात कही, आप हो सकता है भी आप हर्ट हो जाएं, लेकिन आप वही चीज हो सकता है 2 महीने बाद कहने मैंने सही कही थी आपसे। तो हम इस बात पे, इस दिशा में हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। एक आखिरी सवाल जौनपुर से जुड़ा हुआ, कि देश में विकास कहा जाता है कि 10 साल में मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार ने तमाम जगह विकास हुए। जौनपुर को कहां देखते हैं विकास में, कहां पे चूक हो गई धनंजय सिंह के या श्रीमती धनंजय सिंह अगर जब सांसद बनेंगी तो जौनपुर को क्या मिलेगा? देखिए, जब जौनपुर में मैं एमपी था 2009 में, तो जौनपुर में 2 नेशनल हाईवेज बने, एनएचआई एक बनी और एक नेशनल हाईवे एनएच जो हमने इलाहाबाद 231 उसको हमने बनवाया। उसके बाद 10 सालों में कोई नेशनल हाईवे यहां नहीं बना। अभी एनएच की एक सड़क लुम्बिनी दुद्धी बन रही थी, उस समय भी हम लोग प्रयास किए थे इसको बनाने के लिए, और उस समय हमारे स्टेट मिनिस्टर थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, पीडब्ल्यूडी। अगर वो उस समय सड़क को भेज दिए होते भारत सरकार, तो उस समय हम लोग इसको नेशनल बनवा दिए होते, लुम्बिनी दुद्धी मार्ग को। तो उन्होंने PPP मॉडल पे उन्होंने सोचा स्टेट हाईवे के रूप में उसको रखा जाए, तो उन्होंने टेंडर भी इसके लिए कॉल किया था, लेकिन कोई पार्ट इस पे आए नहीं टेंडर। तो फिर बाद में वो सड़क अब जाके एनएच में हुई। लेकिन जो जौनपुर में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए था, बनारस के बगल में, तब बनारस बगल में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बिल्कुल, इसीलिए मैंने इतना इम्पोर्टेंट। और बनारस से लोग अयोध्या जब जाते हैं, जो सर्किट बनाने की बात चल रही है, बनारस, अयोध्या और प्रयागराज, फिर प्रयागराज से वो, तो इस सर्किट में जौनपुर भी छूटता नहीं। जौनपुर भी यहीं ज्यादा, जौनपुर भी एक समय बहुत प्राचीन शहर है, शिक्षा का केंद्र रहा यहाँ पर, और यहाँ से बहुत सी ऐतिहासिक और धर्म महत्व की चीजें यहाँ पर, ये भी टूरिस्ट का एक अट्रैक्शन हो सकता है जौनपुर भी। लेकिन उसमें हाँ, बिल्कुल छूट गया।
मैं तो कह रहा हूं कि दंश झेड़ रहे हैं। बनारस बगल में प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां तो आपने बहुत डेवलपमेंट, लेकिन जौनपुर छूटा पड़ा रह गया। इसका मतलब जो भी लीडरशिप रही यहाँ पे, अवेयरनेस की मतलब वो नहीं रहे, अवेयर नहीं रहे यहाँ पे क्या करना चाहिए। हम आपको बताते हैं, यहाँ पर जब हम लोग एमपी रहे तो सड़कें बनवाए। जो आज दीनदयाल उपाध्याय मिशन इन्होंने किया, वो पहले राजीव गांधी रूरल वो था, इलेक्ट्रिफिकेशन का था। उसमें यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया आज एविएशन मिनिस्टर, उस समय पावर मिनिस्टर थे, मैं उनसे कह के अपने जनपद को स्वीकृत करवाया था। उस समय कांग्रेस में थे वो। तो जितना इस तरीके के काम थे, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत से काम किए जो बड़े लार्जर उस पे थे, पॉलिसीज पे। हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते। अबे पब्लिक के लिए काम कर रहे, पब्लिक हमें चुनती किस लिए? इसीलिए चुनती है हम उसके लिए काम करें ना। हम घंटी थोड़ी बजाएंगे, चिल्लाएंगे लोगों को, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हम कह देते हैं कि ये चीजें हुई है, योजनाएं हैं, पब्लिक को लाभ मिले उसका। आपने हमसे बात की, इतना वक्त दिया और तफसील से बताया कि आखिर धनंजय सिंह हमेशा सत्ता से टकराने की जो छवि है वो क्यों टकरा जाते हैं। आपने बताया कि जौनपुर की जब बात आएगी, जौनपुर के लोगों की बात आएगी, और राजनीति हम स्वार्थ के लिए नहीं, लोगों के लिए कर रहे हैं। तो ये जौनपुर वाले धनंजय सिंह हैं, जिन्होंने बताया कि वो कैसे हमेशा सत्ता से टकराते हैं। उनके पीछे ताकत जौनपुर के लोगों की रहती है और उसी ताकत के दम पर वो इस बार फिर चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।